बच्चों, घर ही बन जाएगा विद्यालय हमारा। हम चलाएंगे ई पाठशाला। घर बैठकर ही हम लोग अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे। और आज के इस पाठ में हम लोग पाठ 6 जीव जगत के बचे हुए भाग को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पौधों के विभिन्न भागों की संरचना और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। पौधों के भाग यानी किसी भी पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पौधों के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आपके आसपास पौधे हैं और आप सभी लोग खेती से जुड़े हुए हैं। तो विभिन्न प्रकार के छोटे से लेके बड़े पौधे आपके एनवायरनमेंट में आपके सामने हमेशा रहते हैं। लेकिन इन पौधों को किन विशेष नामों से, इनके भागों को किन नामों से जाना जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक पौधे को हमने लिया हुआ है। ये सरसों का एक पौधा है। सरसों के पौधे में कि जब हम किसी बीज को बोते हैं तो उस बीज में दो तरह के अंकुर फूटते हैं। एक ज़मीन में अंदर की तरफ जो जियोट्रॉपिक होता है, और एक ज़मीन से बाहर जो फोटोट्रॉपिक यानी प्रकाश की तरफ बढ़ता है। तो जो प्रकाश की तरफ बढ़ता है उसे हम प्रांकुर कहते हैं, और जो ज़मीन के अंदर मिट्टी में बढ़ता है उसको मूलांकुर कहते हैं। तो मिट्टी के अंदर का जो भाग होता है वो जड़ तंत्र का निर्माण करता है। मिट्टी के अंदर का भाग क्या बनाता है? जड़ तंत्र, जड़ रूट सिस्टम बनाता है। और इसी तरह से मिट्टी के ऊपर का जो भाग होता है, मिट्टी के जो ऊपर का भाग होता है वो क्या बनाता है? प्ररोह तंत्र। उसको क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र। तो जड़ तंत्र में हमारा जड़ वाला भाग आ जाता है, पौधों का जड़ वाला भाग, और प्ररोह तंत्र में मिट्टी के ऊपर का सारा भाग प्ररोह तंत्र में आता है। तो अब इस प्ररोह तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं ज़रा देखिए। जड़ तंत्र में तो प्राथमिक जड़ें, जो मूल जड़ यहाँ से निकलती है, ये प्राथमिक जड़। इसके बाद इन जड़ों से अनेक जड़ें निकलती हैं जिनको हम द्वितीयक जड़ कहते हैं। फिर उन द्वितीयक जड़ों से और छोटी छोटी महीन जड़ें निकलती हैं जिनको हम तृतीयक जड़ कहते हैं। फिर उनसे महीन जड़ें निकलती हैं जिनको हम मूल रोम भी कहते हैं। तो इस तरह से जड़ें भी विभाजित होती चली जाती हैं और मिट्टी में पौधों को सहारा देती हैं और पकड़ बनाने में मदद करती हैं। जरा प्ररोह तंत्र में देखते हैं। तो प्ररोह तंत्र में देखिए, एक तो आपका मुख्य तना है। प्ररोह तंत्र में एक आपका ये तना हो गया, ज़मीन के ऊपर जो स्ट्रेट सीधा जाता है और पौधों को खड़ा करने में, सहारा देने में मदद करता है। इस तने से जुड़ी हुई होती हैं शाखाएं बहुत सी। तो चूँकि ये छोटा पौधा है तो यहाँ पर आप तने से ये पत्ती को जुड़ा हुआ देख सकते हैं, पत्ती जुड़ी हुई होती है। इन पत्तियों में इन्हीं तने के सहारे ये देखिए फल लगे होते हैं और पुष्प लगे होते हैं। तो प्ररोह तंत्र में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? तना, पत्ती, फल और पुष्प। तो हमारा जो पौधा होता है वो दो स्पष्ट भागों में बटा होता है, जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। जड़ तंत्र जो ज़मीन के अंदर मिट्टी में पाया जाता है, और प्ररोह तंत्र जो मिट्टी के बाहर की तरफ होता है, जिसमें हम तना देखते हैं, फल देखते हैं, पत्तियां देखते हैं, शाखाएं देखते हैं और पुष्प देखते हैं। तो ये पौधों के मुख्य भाग होते हैं। इन सभी पौधों को, सरसों का पौधा आप देखते ही हैं अपने एनवायरनमेंट में, सरसों आप बोते भी हैं। अभी आपने सरसों की फसल काटी है 1.5 महीने पहले, तो सरसों का पौधा तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन पौधों के भागों को किस किस नाम से पुकारा जाता है इसको समझिए। जड़ों के प्रकार। अब ये जो जड़ तंत्र हैं, तो हमारे पौधों में जो जड़ें होती हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ और दूसरा है अपस्थानिक जड़ें। इन अपस्थानिक जड़ों को हम झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ें भी कहते हैं। तो मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ों में मुख्य रूप से अंतर क्या होता है, उसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ आपके सामने आपकी किताब का ही चित्र है, जिसमें दोनों तरह की जड़ों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ये पहला चित्र देखिए मूसला जड़ का। मूसला जड़ में एक
प्राथमिक जड़ होती है, मुख्य जड़ जिसको हम कहते हैं मुख्य जड़, जो मिट्टी के अंदर एक गहराई में धसी हुई होती है मुख्य जड़, और इस मुख्य जड़ से दूसरी अन्य जड़ें निकलती हैं जिनको हम द्वितीयक जड़ें कहते हैं। और मुख्य जड़ को क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़। तो पहले प्राथमिक जड़, इन प्राथमिक जड़ में क्या होती हैं? द्वितीयक जड़ें होती हैं। इन द्वितीयक जड़ों से फिर और जड़ें निकलती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? तृतीयक जड़ें कहते हैं। इन तृतीयक जड़ों में बहुत महीन महीन रेशेदार रचनाएं होती हैं जिनको हम मूल रोम कहते हैं। ठीक है, ये जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी से पानी को और घुले हुए खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं और पौधे के ऊपरी भागों, तना, पत्ती इत्यादि में ले जाती हैं। अब इस जल और घुलित खनिज पदार्थों को ले जाने का काम कौन करता है? तो इसको ले जाने का काम ज से जल, जैसे जाइलम नामक ऊतक है जो जड़ों से मिट्टी से पानी और घुलित पदार्थों को ऊपर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो मूसला जड़ को कैसे पहचानेंगे? मूसला जड़ में एक मुख्य मेन जड़ होती है जो गहराई तक धसी होती है, जिससे द्वितीयक जड़ें निकलती हैं। इन द्वितीयक जड़ों से तृतीयक जड़ें और फिर उससे महीन रेशेदार अन्य जड़ें निकलती हैं जिन्हें चतुर्थक या मूल रोम भी कहते हैं। दूसरी टाइप की जड़ें देखिए, अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ और मूसला जड़ में क्या अंतर होता है? देखिए, ये मिट्टी वाला भाग है, तो मूसला जड़ में तो एक मेन रूट आती है, बड़ी सी रूट आती है नीचे गहराई तक। यहाँ पे क्या है? मिट्टी से ही, यानी तने के निचले भाग से ही अनेक जड़ें निकलती हैं, झाड़ी की तरह जड़ें इसमें निकलती हैं। कोई भी मुख्य, प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक जड़ नहीं होती है। इसीलिए इन जड़ों को क्या कहते हैं? झकड़ा जड़ें भी कहते हैं या अपस्थानिक जड़ें भी कहते हैं। क्लियर? तो देखिए, इन जड़ों का काम क्या होता है? जड़ों का मुख्य काम क्या होता है? पौधों को स्थिरता और मजबूती प्रदान करना। जड़ें, किसी भी पौधे की जड़ें जितनी गहराई तक चली जाती हैं या धसी होती हैं, उतनी ही ज़्यादा मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है पौधे को। जल तथा घुले हुए खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है, जो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। देखिए, मूसला जड़ों के उदाहरण क्या क्या हैं? मूसला जड़ें चना, मटर, सेम इत्यादि। इसी तरह से अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण क्या क्या हैं? गेहूँ, धान, मक्का इत्यादि। इनकी जड़ों को उखाड़कर आप देखिएगा, इसकी चने की जड़ और गेहूं की जड़ में क्या अंतर होता है? प्ररोह तंत्र के भाग, जड़ तंत्र के बाद हमारा जो जमीन के ऊपर का भाग होता है, जो प्रकाश की ओर बढ़ता है, फोटोट्रॉपिक होता है, उसे हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। इस प्ररोह तंत्र में मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं? तना, पत्ती, पुष्प और बीज। तो तने को क्या काम होता है? तने को कैसे पहचानते हैं? तो जरा देखिए, एक तने का चित्र यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, और ये जो तना यहाँ पर है ये गन्ने का एक पौधा है। तो गन्ने के पौधे में देखिए, यहाँ पर पौधे के पास ही ये सहारा देने वाली जड़ें भी हैं, और ये जड़ें ज़मीन में बहुत गहराई तक धसी हुई नहीं होती हैं और एक झाड़ी की तरह इस तरह से निकलती हैं, यानी इसमें झकड़ा जड़ें पाई जाती हैं। इन जड़ों में जो हमारा तना होता है, जो पौधे को ऊपर की तरफ ले जाता है, ज़मीन के ऊपर बढ़ता है, वहाँ पर इसमें गांठ रूपी रचनाएं पाई जाती हैं छोटे छोटे पौधों में। इन गांठ रूपी रचनाओं को पर्व संधि या गांठ कहते हैं। और दो गांठ के बीच की जो दूरी होती है, देखिए, दो गांठ के बीच की जो दूरी होती है उसको हम पर्व कहते हैं। गन्ने का पौधा आपने देखा होगा, गन्ना खाया भी होगा, तो आपने देखा होगा गन्ने में छोटी छोटी गांठें इस तरह से पड़ी होती हैं। इन गांठों को हम क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं, और इनके बीच का जो भाग होता है उसको पर्व कहते हैं। तो तने का काम क्या होता है? तना पत्तियों को जगह देता है, पुष्प बीज उगने की जगह देता है और पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। उदाहरण देखिए, यहाँ पर जो हमने उदाहरण लिया हुआ है वो गन्ने का लिया हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि पौधों में शाख, श्रब और बड़े बड़े वृक्ष भी होते हैं, तो उनके तने बहुत मोटे और काष्ठी होते हैं। दूब घास, मक्का, बांस, गन्ना इत्यादि, इन सभी में गांठें या पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनमें ये रचनाएं नहीं पाई जाती हैं। अब पत्ती के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पत्ती, तो पत्ती हम सभी ने देखी है। लीफ, पौधों में
पत्तियां ही पौधों की सुंदरता होती हैं, जो पौधों को एक सुंदर रूप देती हैं। और हरापन, पूरे पेड़ में जो हरा भाग होता है वो मुख्यतः पत्तियां ही होती हैं। तना भी हरा होता है, पत्तियां भी हरी होती हैं। तो इन पत्तियों को अगर हम स्पष्ट रूप से देखें, एक पत्ती की संरचना को देखते हैं, तो देखिए पत्तियों में ये एक पत्ती की संरचना है। ये हमारा तना हो गया, पौधे का तना है। इस पौधे के तने से डंठल के द्वारा ये पत्तीनुमा रचना जुड़ी होती है। इस डंठल को हम पर्णवृंत कहते हैं। पर्ण माने पत्ती, तो ये पर्णवृंत होता है। ठीक है। इस पर्णवृंत और तने के बीच में ये इस तरह की जो संरचनाएं निकलती हैं, इनको हम कक्षस्थ संरचनाएं कहते हैं। और जहाँ पर ये पत्ती का आधार जुड़ा होता है, पर्णवृंत का आधार जुड़ा होता है, उसको पर्ण का आधार यानी पर्णाधार कहते हैं। अब इस पत्ती की रचना देखिए, ये एक पीपल की पत्ती है। पीपल का पौधा आपने देखा होगा, पत्तियां भी आपने देखी होंगी, सब अलग अलग तरह की होती हैं। इन पत्तियों में अनेक सिराएं होती हैं, महीन महीन जालियां होती हैं, जालीनुमा रचनाएं होती हैं, जिसमें एक ये मुख्य सिरा होती है और इस मुख्य सिरा से अनेक सिराएं निकली होती हैं। इन सिराओं से भी और सिराएं निकली होती हैं, बहुत ही महीन रचनाएं होती हैं। तो इस तरह से ये पत्ती की संरचना होती है। इस पत्ती का जो ये किनारा होता है, बाहरी किनारा, इसको हम पर्ण तट कहते हैं। और इसका जो अग्रिम भाग होता है, सबसे आगे का भाग, नुकीला भाग जो होता है पत्ती का, उसको पर्णाग्र कहते हैं। तो पत्ती के कौन कौन से भाग हो गए? एक तो पत्ती का वह भाग जिसको हम डंठल कहते हैं ना, जो तने के आधार से जुड़ा होता है, पर्णाधार। और डंठल को क्या कहते हैं? पर्णवृंत। पत्ती के किनारे को क्या कहते हैं? पर्णतट। पत्ती की मुख्य सिरा और अनेक छोटी छोटी सिराएं जो इसके अंदर होती हैं। और पत्ती के अगले भाग को पर्णाग्र कहते हैं। ये जो बीच वाली सिरा है, इसको मध्य सिरा कहते हैं। तो ये एक पत्ती की संरचना है। इसको आप अपनी कॉपी पर बना के अभ्यास करिएगा। अब पत्ती का काम क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट या वर्णक के पाए जाने के कारण होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किस वजह से होता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण। क्लोरोफिल, पर्णहरित, इसको हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। ध्यान रखिए, अगर कोई पूछता है कि पत्तियां हरी क्यों होती हैं, तो वो क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है जिसके कारण होती है। इन पत्तियों पर की सतहों पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और हिंदी में क्या कहते हैं? रंध्र। इन रंध्रों द्वारा या इन छिद्रों द्वारा पत्तियां सांस लेने का काम करती हैं, गैसों का आदान प्रदान करती हैं, श्वसन करती हैं, वाष्पोत्सर्जन करती हैं, वाष्प का उत्सर्जन, पानी को बाहर निकालती हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। हम जानते हैं कि जो पौधों का हरा भाग होता है वो सूर्य की रोशनी, मिट्टी और पानी की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, मिट्टी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियों में सिराओं का जाल होता है। इन सिराओं का काम क्या होता है? कि जो पत्तियों में बना हुआ भोजन होता है, वो पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधे के उन भागों तक पहुंचाना जहां पर उसका निर्माण नहीं होता है। यानी जो भोजन होता है वो फ्लोएम नामक ऊतकों द्वारा पत्तियों से या हरे भागों से नीचे की तरफ आता है, और जो जल होता है वो जड़ से हरे भागों की तरफ, पत्तियों की तरफ, ऊपर की तरफ जाइलम नामक ऊतक द्वारा जाता है। तो जाइलम नामक ऊतक जल का संवहन करता है और फ्लोएम नामक ऊतक भोजन का संवहन करता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। तीसरा भाग है इसका पुष्प। पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं? तो देखिए, पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 मुख्य भाग होते हैं। इन 4 मुख्य भागों में कौन कौन से भाग हैं? 4 मुख्य भागों में कौन कौन से भाग हैं? पहला है बाह्य दलपुंज या बाह्य दल, जिसे हम सेपेल कहते हैं, सेपेल्स। दूसरा है दलपुंज, जिसे हम पेटल्स कहते हैं। जनरली दलपुंज या दल, ये जो दलपुंज या दल होते हैं, ये मुख्यतः
रंगीन भाग होता है पौधों का। तीसरा है पुंकेसर। पुंकेसर ये पौधों का नर जननांग होता है, नर जननांग। चौथा स्त्री केसर, ये पौधों का मादा जननांग होता है, स्त्री केसर। ठीक है, अब एक पुष्प की संरचना को देखते हैं, कटे हुए पुष्प की संरचना को। वर्टिकल सेक्शन है इसका, पौधे का एक पुष्प का वर्टिकल सेक्शन। तो देखिए प्रारूपी पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना में सबसे नीचे जो डंठल नुमा रचना होती है इसको हम क्या कहते हैं? पुष्प व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प व्रंत। डंठल नुमा रचना को पुष्प व्रंत। इसके बाद ये देखिए ये हरे रंग की संरचना है, इस हरे रंग की संरचना को क्या कहते हैं? यही है बाह्य दल, या जिसको हम सेपेल्स कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो बीच में उभरा हुआ संरचना है, उभरी हुई संरचना, ये तो पत्तियाँ चारों तरफ फैली होती हैं, इसके अंदर, इन पत्तियों के अंदर एक गोल या अंडाकार संरचना होती है जिसको हम अंडाशय कहते हैं। ये डंठल नुमा रचनाएं जिसके ऊपर पुंकेसर जुड़ा होता है, जिसके ऊपर डंठल नुमा रचनाएं होती हैं, जिनके ऊपर वर्तिकाग्र होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर, एंड्रोइसियम। और बीच में ये देखिए वर्तिका, इन सब के टॉप पर क्या है? वर्तिकाग्र। वर्तिका का जो अगला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, जो मादा जननांग से संबंधित होता है, वर्तिकाग्र। ये देखिए दल, पेटल्स। पेटल्स क्या हैं? ये रंगीन होते हैं, पीले, हरे, पीले भी हो सकते हैं, लाल, गुलाबी, किसी भी रंग के हो सकते हैं। तो ये जो पौधों के किसी पुष्प के 4 मुख्य भाग हैं वो कौन कौन से हैं? बाह्य दलपुंज, जो मुख्यतः हरे होते हैं, बाह्य दलपुंज। इसके बाद दलपुंज, ये जो पीला भाग है ये दलपुंज। और ये जो ये देख रहे हैं अब डंठल नुमा रचनाएं, ये क्या है? ये नर जननांग है। और ये देखिए मादा जननांग अंडाशय। तो ये जो 4 भाग होते हैं पुष्प के, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, एंड्रोइसियम और गाइनोसियम, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो इन चारों भागों के नाम आपको याद रखना है, बहुत गहराई में अभी जानने की जरूरत नहीं है, केवल इनके नामों को ध्यान रखिए। अब देखिए भोजन संग्रह करने वाली, भोजन का संग्रह करने वाली जड़ों में, भोजन का संग्रह करने वाली जड़ों में किस किस तरह का रूपांतरण पाया जाता है? रूपांतरण का मतलब क्या होता है? रूपांतरण का मतलब होता है रूप बदलना, यानी बहुत से पौधों में जड़ें भी भोजन का संग्रह करती हैं। तो जरा देखते हैं कि मूसला जड़ों में कैसे भोजन का संग्रह होता है, यानी मूसला जड़ों में रूपांतरण किस किस रूप में होता है। तो जो मूसला जड़ें होती हैं वो 3 रूपों में इनका रूपांतरण होता है। पहला है तर्करूपी जड़ें। तर्करूपी जड़ों में क्या होता है? इसका ऊपरी और निचला भाग दोनों पतले होते हैं, ऊपरी और निचला भाग दोनों पतले होते हैं। जैसे मूली है, तो मूली में ऊपर वाला जो भाग होता है ये भी पतला होता है, पतला होता है इस तरह से, और जो नीचे वाला भाग होता है वो भी पतला होता है। तो ये ऊपरी भाग और निचला भाग ये दोनों पतले होते हैं। उदाहरण क्या है? मूली। दूसरा है कुंभी रूपी, कुंभी रूप जड़ें। तो मूसला जड़ों का दूसरा रूपांतरण है कुंभी रूप। कुंभी, कुंभ जानते ही हैं आप, घड़ा। तो इसका जो होता है, जड़ें जो होती हैं वो घड़े के समान फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, जैसे सलजम है। तो सलजम आपको पता है, पूरा ऊपरी भाग काफ़ी मोटा होता है इसका, सलजम का। तो ये कुंभी रूपी जड़ें कहलाती हैं जिसमें भोजन का संग्रह होता है। और मूसला जड़ों का तीसरा रूपांतरण क्या है? शंकु रूप, शंकु के आकार की। तो शंकु के आकार में क्या होता है? ऊपर की तरफ मोटी और नीचे क्रमशः पतली होती चली जाती हैं, जैसे गाजर। अब जरा इनको एक चित्र के माध्यम से देखिए। ये 3 चित्र हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। पहला है मूली का, जिसमें तर्कु रूपी जड़ें हैं। तो मूली में देखिए ऊपरी भाग, ऊपरी भाग ये पतला है, बीच में फिर मोटा हो गया और फिर नीचे पतला हो गया। ये देखिए, तो ऊपर और नीचे ये भाग पतला होता है। दूसरा है कुंभी रूपी। कुंभी रूपी माने घड़े के समान रचना, फूली हुई होती है, जहाँ पर भोजन का संग्रह होता है।
और तीसरा शंकु रूप। शंकु रूप में ऊपर मोटा और क्रमशः नीचे पतला होता चला जाता है, जैसे गाजर। तो ये 3 मूसला जड़ों के रूपांतरण हैं। इनको ध्यान रखिए, इनके उदाहरण ध्यान रखिए। अपस्थानिक जड़ों में किस तरह का रूपांतरण होता है? तो अपस्थानिक जड़ों में 2 तरह की जड़ें रूपांतरित होकर बनती हैं, पुलकित जड़ें और कंदिल जड़ें। अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं? जो तने के आधार से झाड़ी के रूप में, यानी बहुत सी जड़ें वहाँ से इस तरह से शाखाएं निकलती चली जाती हैं, और ये जड़ें बहुत गहराई तक अंदर नहीं जाती हैं, कमज़ोर होती हैं। तो यहाँ पर इसमें ट्यूब्स बन जाती हैं, ये ट्यूब्स भोजन का संग्रह करते हैं। पुलकित जड़ें जैसे डहेलिया में पाई जाती हैं, और कंदिल जड़ें शकरकंद में। तो शकरकंद आपने देखा ही है, दोनों का चित्र भी देख लीजिए। यहाँ पे चित्र में ये पहला देखिए, डहेलिया में ये पुलकित जड़ें, ये सब जड़ों का रूपांतरण है, जिसमें अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है, जिसमें भोजन का संग्रह होता है। इसी तरह से यहाँ शकरकंद, कंदिल जड़ें, तो इसमें देखिए ये सब अलग अलग हैं, फूली फूली संरचनाएं होती हैं। शकरकंद जिसमें भोजन का संग्रह होता है, और शकरकंद ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है अधिक मात्रा में। तो ये सब अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण है। अब तने को सहारा देने वाली जड़ें, देखिए तने को सहारा देने वाली जड़ें, तने को सहारा देने वाली जड़ें कौन कौन सी हैं? क्या मतलब होता है? ऐसी जड़ें जो तने को सहारा देते हैं। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने कमज़ोर होते हैं, तो उसको सहारा देने के लिए जड़ें तने के साथ नीचे ज़मीन में आकर उसको सपोर्ट करती हैं, या उसके साथ जमकर मिट्टी में धंस कर उसको रोकती हैं, ताकि तना सीधा खड़ा रह सके। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण हमने लिया हुआ है, ये गन्ने का है। तो गन्ने में आपने देखा होगा इस तरह से बहुत सी जड़ें आके ज़मीन में मिट्टी में धंस जाती हैं और तने को सहारा देती हैं। इसी तरह से बरगद के वृक्ष में देखिए बहुत सी जड़ें ऐसी लटकी रहती हैं, और ये जड़ें क्या करती हैं? ज़मीन में आके धंस जाती हैं और ज़मीन में धंस के वृक्ष को सहारा प्रदान करती हैं। जबकि बरगद का वृक्ष तो बहुत ही विशाल वृक्ष होता है। तो इन जड़ों के अपने स्पेसिफिक नाम होते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये जानकारी हासिल करेंगे कि बहुत सी जड़ें ऐसी होती हैं जो तने को भी सहारा प्रदान करती हैं। तीसरा है केवड़ा। केवड़ा में भी ये देखिए जड़ें लटक कर ज़मीन में धंसती हैं और पौधे को सहारा देती हैं। तो ये तीनों ही केसेस ऐसे हैं जिसमें जड़ों का रूपांतरण होता है तने का सहारा देने के लिए, सहारा देने वाली जड़ें। भोजन संग्रह करने के लिए तनों में रूपांतरण। अभी तक हमने जो रूपांतरण पढ़ा था वो जड़ों में पढ़ा था, अब हम किस में पढ़ेंगे? तनों में। ऐसे कौन से तने हैं जो भोजन का संग्रह करते हैं? इन तनों को हम भूमिगत तने कहते हैं, ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। जैसे देखिए आलू का कंद, तो आलू आपको पता है मिट्टी के अंदर इस तरह से जड़ों में गांठे नुमा रचनाएँ पाई जाती हैं। आलू, ये सब आलू है जो इसके साथ लगा हुआ है, और ये ज़मीन के मिट्टी के अंदर होता है, इसको खोद के निकाला जाता है। आप तो आलू की खेती करते हैं, आपको पता ही है। अदरक, अरबी और आलू का स्तंभ कंद। तो आलू में आइस पाई जाती हैं जिनको काट काट के खेती के समय लगाया जाता है, और इन सभी से नए पौधे निकलते हैं। तो ये तनों का रूपांतरण है। तो ध्यान रखिए आलू जो है वो तने का रूपांतर है, अदरक तने का रूपांतर है, और ये सभी भोजन के संग्रह करने का काम करती हैं। आरोहण के लिए तनों में रूपांतरण। आरोहण का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ना। बहुत से तने ऐसे होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे में तनों को सपोर्ट करने के लिए उसमें पतली पतली संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम प्रतान कहते हैं, और इन संरचनाओं के द्वारा वो किसी सहारे को लेकर ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। जैसे कद्दू, लौकी, तरोई, इनकी क्या होती हैं? बेल होती हैं। तो इन बेल को किसी न किसी सहारे के थ्रू चढ़ाया जाता है, और उस सहारे पर जो इसमें संरचनाएं होती हैं प्रतान, वो इसको चारों ओर से लपेट लेती हैं, जिससे इनको सपोर्ट मिलता है और ये ऊपर चढ़ती चली जाती हैं। तो आपने कद्दू का, लौकी का, तरोई का पौधा देखा ही है। तो उस पौधे में देखिए संरचनाएं होती हैं जो किसी आधार पर लिपट जाती हैं,
और पौधे को सहारा देती हैं। देखिए किसी आधार पर लिपट जाती हैं और पौधे को सहारा देती हैं, और इस तरह से वो पौधा ऊपर बढ़ता चला जाता है और फलता फूलता है। तो ये था पौधों के विभिन्न भाग और उनके कार्यों के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।